सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ज्वलनशील मुद्दा जिसके संबंध में मैं बात करने के लिए आया हूँ। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जनजाति जागरण सम्मेलन आयोजित करके हमारे गुणवाना आंदोलन को और गुणवाना आंदोलन के महानायक गुणवाना रत्न हासपेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो चरित्र है, उनकी योगदान है, उसको किस प्रकार से गलत साबित करने का, किस प्रकार से उसको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में मैं आप लोगों के बीच में बात करने के लिए आया हूँ। जनजाति जागरण सम्मेलन करवा करके हमारे जनजाति क्षेत्रों में कथावाचक के द्वारा हमारे जनजाति माँ बहनों को खड़ा करवा कर किस प्रकार से सोची समझी प्लानिंग के तहत बात करवाई जाती है और उस बात को वो सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप में जिस प्रकार से रील बना करके वायरल करते हैं, तो इससे यही साबित होता है कि उनके द्वारा यह सोची समझी प्लानिंग है, सोची समझी रणनीति है। तो आज सर्वप्रथम तो हमको हमारे समाज के जो माता एवं बहनों से हम अपील करेंगे कि आप इस प्रकार से हमारे पूर्वज वर्षों से, कई वर्षों से इस प्रकार से पुंगा पंडितों के जाल में फंसे रहे हैं और जाल में फंसे रहने की वजह से आज तक अपना विकास नहीं कर सके। अन्यथा हमारी जो गुणवाना की साम्राज्य की इतिहास को कोई भुला नहीं सकता, कोई नहीं नकार सकता। इतना बड़ा इतिहास रचने वाला अगर कोई समाज है तो वो हमारी गुणवाना के गुणियन समाज है। और इस गुणवाना के गुणियन समाज की आज की वर्तमान स्थिति में इस तरह से मतलब दाने दाने के लिए मुहताज होना, इसके पीछे रणनीति और इसके पीछे कारण क्या है, उसके बारे में आप जरूर सोचिए। क्योंकि आज वो उनके द्वारा ये कहलाया जा रहा है कि गुणवाना राम पार्टी हो गया, कि गुणवाना वाले लोग रामायण को जलाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न के ऊपर एक बात रखना चाहूँ कि अगर गुणवाना वाले रामायण को जलाते हैं और अगर आप देखे हैं उनको रामायण जलाते हुए, तो आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कराते? बजाय कानूनी कार्रवाई करवाने आप बताइए ना, कौन से ऐसे जिला होगा, कौन से ऐसे राज्य होगा, कौन से ऐसे थाना होगा जहां पे गुणवाना वाले एक भी कार्यकर्ता के विरुद्ध में रामायण को जलाने का आवेदन दिया गया हो? नहीं, वो लोग कानूनी कार्रवाई नहीं कराते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि कानूनी कार्रवाई नहीं कराते हैं, इनसे ये साफ साबित होता है कि उनकी आरोप झूठी है। अब दूसरी बात, गुणवाना के जो हमारे महानायक गुणवाना रत्न हासपेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बारे में कह रहे हैं कि वो आए तो सबको उलट पुलट कर दिए। उलट पुलट नहीं किए है, बल्कि वो हमारी समाज को मूल परंपरा से, मूल व्यवस्था से जोड़ने के लिए समाज को प्रेरित किया। अब जिसे अच्छा लगा वो जुड़े हैं, जिसको अच्छा न लगा वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के कार्यक्रम में शूद्र हिंदू होने की बात कहते रहे हैं। तो हमको तो उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे विचारधारा के लोगों से इन लोगों को क्या आपत्ति है? हम तो उनको ना कह रहे हैं। आज आप देखिए, उनके द्वारा उस मंच में ये भी कहा जा रहा है कि इनको विदेश से फंडिंग होता है, विदेशों से इनको फंडिंग होता है और ये राष्ट्र विरोधी ताकतें के भ्रमजाल में फंस के कार्य करते हैं। तो पहले तो मैं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अगर ये पता है कि हमारे गुणवाना आंदोलन को विदेशों से फंडिंग होता है, तो आपके पास कुछ सबूत है, आपके पास कुछ जानकारी है? आप कितने बड़ी बात बोल रहे हैं और इतने बड़े जिम्मेदार पद में हो करके इस तरह से अर्गलन बात, इस तरह से भ्रामक जो उल जुलूल बातें
आप कैसे कर सकते? आज हम तो ये भी हम बहुत एक हास्यप्रद बात है, हंसी आती है, क्योंकि इन लोगों को गुणवाना विचारधारा से दिक्कतें क्या हो रही है। हम तो अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज और अपने समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, समाज को जागृति करने का काम कर रहे हैं, किंतु इन लोगों को हमारे ही समाज के लोगों के ऊपर, क्योंकि ये इतिहास कहना इतिहास दोहराएगी, तो इतिहास क्या दोहराएगी? जैसे इन लोगों का क्या टारगेट है कि अपना वजूद स्थापित करना, और जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये कह रहे हैं कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। तो हम ये कहते हैं जब आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है तो इस राज्य के, अपने स्टेट के सबसे बड़े आदिवासी नेता को ये खुले मंच में ये बोलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है भाई? ये आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? तो इससे साफ साबित होता है कि उन लोगों को खतरा मन गुणवाना आंदोलन से खतरा मंडरा रहा है उनके ऊपर। तो इस प्रकार से हमारे लोगों को एक और मैं देखा कि कोई कुशराम मैडम है, कुशराम मैडम जो बोल रही थी कि कुश और राम, तो कुश यानी राम की पुत्र और राम यानी राम, तो कुशराम जो सरनेम है, कुशराम जो गोत्र है, वह कुशराम गोत्र जो राम के वंशज हैं ऐसे कही गई है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि राम के वंशज है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो उस व्यवस्था में, उस समय में अगर राम की, आप आज की वर्तमान स्थिति में कुशराम यानी कुशराम गोत्र की उत्पत्ति राम और कुश से हुआ है, तो कुशराम को यही माना जाएगा कि राम से पहले कुशराम गोत्र की उत्पत्ति नहीं थी, कुश के पहले कुशराम गोत्र की उत्पत्ति नहीं थी। अब चलिए ठीक है, कुशराम राम की वंशज है, कुशराम गोत्र के लोग राम के ही वंशज है। तो आप ये बताइए मुझे कि उस समय राम जो है क्षत्रिय था, राम जो है क्षत्रिय था, तो आज में जो अपने आप को कुशराम गोत्र लिखा रहे हैं, वो कुशराम गोत्रधारी लोगों को ऐसे कथावाचकों के पास में जाकर के पूछना चाहिए कि हम कुशराम गोत्र हमारा है और हम कुशराम गोत्र के से आते हैं, तो हम वैदिक व्यवस्था अनुसार वैदिक व्यवस्था अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण व्यवस्था है। इस 4 वर्ण व्यवस्था में हम कुशराम या हमारा सरनेम कुशराम है, तो हम कौन से वर्ण व्यवस्था में आते हैं? पहले आप ये पूछिए, उसके बाद आप दावा करना कि अगर वो बोल दिया क्षत्रिय है तो आप दावा करना, नहीं तो शूद्र है कह के कहेगा तो आपका दावा खारिज हो जाएगा। इस तरीके से हमारे लोगों को बरगलाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। तो आप सभी से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप सब अपने अपने जिला मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में इन ऐसे लोगों के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप लोग सब लोग राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपिए और कार्रवाई करवाने के लिए थाना में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध में FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दीजिए। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, जय शिवा, जय प्रपंच, जय भगवान। छीन के लेंगे अपना हक।